Yes, good evening to all. Good evening, Gaurang, Nidesh, Tarun, Vivek. ठीक है. Good evening to all. I think close test पढ़ा होगा सबने. Yes, good evening, राकेश, संदीप. सबका नाम ले रही हूँ भाई. कोई गुस्सा ना हो. जयंत, good evening. Yes, Preetham, good evening. चलो, without any waste of time, let us start with the close test. ठीक है. क्लोज टेस्ट आज बोला था मैंने, आज क्लोज टेस्ट करेंगे. क्लोज टेस्ट के साथ साथ एक एंटोनिम्स का शीट बचा है. एंटोनिम्स कर लेंगे. उसके बाद जो प्रेपोजिशन का रिमेनिंग पार्ट है, आज हमारा टारगेट है ये सारा कंप्लीट करने का. ओके, चलो क्लोज टेस्ट पढ़ लेते हैं. एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है. ठीक है, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि क्लोज टेस्ट डायरेक्टली वर्ड्स को फिल नहीं करना है. ठीक है. डायरेक्टली वर्ड्स को फिल नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्लोज टेस्ट. पहले आपको क्लोज टेस्ट को पढ़ लेना है. ठीक है, आपको पता चले कि क्लोज टेस्ट पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, किस सेंस में जा रहा है. मैन हैड टू सेव हिमसेल्फ डैश द अटैक्स ऑफ एनिमल्स. मैन को, मानव को अपने आप को सेव करना है. किससे? जानवरों से. एंड डैश कोल्ड ऑफ द विंटर, और विंटर की जो ठंड है उससे अपने आप को बचाना है. विंटर सीजन. ही डैश हाउ टू लाइट फायर. मैन ने कुछ ऐसा किया होगा कि आग कैसे जलाते हैं. फायर, आग कैसे क्रिएट करते हैं. फ्रॉम टू लाइट फायर डैश प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन डैश वर्ल्ड. जो हमारा फायर है वो हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेंशन है. आज जाके पता चल रहा है ना फायर कितना नेसेसरी था. ठीक है, फायर इज वन ऑफ द इन्वेंशन. यस चिन्मय, गुड इवनिंग. नेसेसिटीज ग्रो विद द डैश इन टाइम्स. जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है वैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती जाती है. ठीक है. हैड देयर बीन डैश डिजीज, द नेसेसिटी टू इन्वेंट डैश वुड हैव नेवर अराइजन. ये बोलना क्या चाह रहे हैं? हैड देयर बीन, अगर बीमारी नहीं होती तो जरूरत नहीं होती किसी चीज को इन्वेंट करने की. इट डैश नेसेसरी टू सेव मैन. देखो यहां पे थोड़ा सा आपका एक आंसर तो यहीं पे मिल गया, सेव, और यहां पे फ्रॉम, अपने आप को किसी से बचाना. यहां सेव एक प्रेपोजिशन चाहिए. आंसर तो यहीं मिल गया. इट डैश नेसेसरी टू सेव मैन. मैन को बचाना जरूरी हो गया. वेगरीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेगरीज? वेगरीज का मतलब होता है ना कोई अप्रिय घटना. ओके, सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. जनरली हम जो प्राकृतिक आपदा है ना, जो अचानक से आ जाता है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड कोई आपदा आ जाता है, उसके लिए वेगरीज बोलते हैं. और वेगरीज जनरली हम प्राकृतिक आपदा के लिए यूज करते हैं. इट डैश नेसेसरी टू सेव मैन फ्रॉम द वेगरीज ऑफ डैश हाउस वॉज इन्वेंटेड. ठीक है, मैन को सेव करने के लिए घर बनाया गया, साथ में कपड़े का भी आविष्कार हुआ. ठीक है, ये हमारा पूरा रिलेटेड है मैन और नेचर से, और टू सर्टेन एक्सटेंड इन्वेंशन, आविष्कार वगैरह से भी रिलेटेड है. चलो आ जाते हैं. पहला ऑप्शन, हमारा पहला ऑप्शन है. ठीक है, पहला ऑप्शन में है बाय, ऑन, फॉर, फ्रॉम. सेव, अपने आप को किसी से सेव करना. देखो आंसर यहीं पे है, यहां पे रहे ना, सेव फ्रॉम. अपने आप को, ये देखो मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन भी करवाऊंगी. प्रोहिबिट का मतलब भी होता है रोक, किसी चीज से अपने आप को बचाना. यहां पे लिख रही हूं, थोड़ा सा ध्यान दोगे और नोट करते जाओगे, हर जगह आपको फिक्स प्रेपोजिशन हेल्प करेगा. प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब भी है बचाव. सेव, प्रोहिबिट का मतलब टोटली बचाव नहीं है, प्रतिबंधित करना, रोकना, उस सेंस में. ठीक है, सेव. फिर एक वर्ड है प्रिवेंट, किसी चीज से दूरी बनाना. फिर हमारे पास वर्ड है एब्सटेन. फिर हमारे पास वर्ड है रिफ्रेन. सबका मतलब होता है ना किसी चीज से दूरी बनाना, और सारे वर्ड का मतलब सेम है, और सारे वर्ड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेगा? फ्रॉम. तो मैन हैड टू सेव फ्रॉम, फ्रॉम लगाओगे.
वैसे अवॉइड का मतलब भी होता है किसी चीज से दूरी बनाना, बट अवॉइड के साथ फ्रॉम नहीं लगता। इनफैक्ट अवॉइड के साथ कोई प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है, ठीक है। अवॉइड अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं ले। फिक्स प्रेपोजिशन की कॉपी अलग से बना लेना, और जहां जहां से वर्ड्स निकल के आ रहे हैं यू पीपल जस्ट राइट इट डाउन। वेट नहीं करना है सीरीज का। तो मैन हैड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम, तो पहला का आंसर क्या होगा? फ्रॉम। मैन को अपने आप को किससे बचाना है? हमला से बचाना है। किसके हमले से? एनिमल्स। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड ऑप्शन। यस, बाकी का पॉजिटिव थीम। यस, man had to save himself from the attacks of animals and dash cold of the winter। विंटर सीजन के कैसा कोल्ड? हमारे पास ऑप्शन में सीवियर है, ठीक है, अक्यूट है, ड्रेडफुल है, वेरी कोल्ड है। चलो बताओ कौन सा होगा आंसर। जैसे संदीप ने आंसर दिया है, गौरंग ने आंसर दिया है ड्रेडफुल, संदीप का आंसर है सीवियर। ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है? वेरी फ्राइटनिंग, डरा देने वाला। कोल्ड ऐसा नहीं है ना। ऐसे जयंत ने भी आंसर दिया है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल मतलब वेरी फियरफुल, डरा देने वाला। तो कोल्ड ऐसा नहीं होता है ना जिससे आप डर जाओगे, ऐसा कोई डरावना कोल्ड नहीं होता है। तो ड्रेडफुल तो वैसे ही हट गया। हमारे पास ऑप्शन में, हाँ, श्रीनिवास ने आंसर दिया है सीवियर। यहाँ पे अक्यूट, और एक है वेरी, और एक है ड्रेडफुल। अब हम जब बहुत दिक्कत होगी तो हम अपने ऑप्शन को छाटेंगे, ठीक है। आशीष, नितेश, सबका आंसर सीवियर है। एंड यस, यू पीपल आर राइट, आंसर सीवियर ही है, ठीक है। वेरी कोल्ड तो नहीं होगा, वेरी कोल्ड मतलब तो बहुत ठंड, बट ये बोल रहे हैं एकदम कपकपाती वाली ठंड, विंटर का। तो वेरी नहीं होगा, ड्रेडफुल। और कोल्ड कोई भयानक चीज नहीं होती। सीवियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्यूट? अक्यूट का मतलब बता दो, क्योंकि कुछ के दिमाग में आ रहा होगा ना कि अक्यूट भी तो हो सकता है। अक्यूट क्यों नहीं होगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्यूट एंड सीवियर? चलो, सीवियर तो बहुत, सीवियर का मतलब होता है ना वेरी हार्श, अनप्लेजेंट, अप्रिय वाला। मतलब बहुत हार्श, बहुत सीवियर कोल्ड। सीवियर मतलब बहुत ज्यादा कोल्ड, जैसे सीवियर हीट, बहुत ज्यादा गर्मी। पहले तो मुझे बता दो अक्यूट क्या होता है, अक्यूट क्यों नहीं होगा? यस, गौरंग इज राइट। अक्यूट का मतलब होता है ना वेरी शार्प। अक्यूट का मतलब होता है वेरी शार्प। शार्प, अक्यूट का मतलब है ना कोई भी चीज तीव्रता में, किसी चीज की इंटेंसिटी ज्यादा है, तीव्रता में जाना। यस, निदेश इज राइट, ही इज सफरिंग फ्रॉम अक्यूट पेन, ठीक है। अक्यूट पेन, चाहे अक्यूट शॉर्टेज। यस, आशीष ने सही आंसर दिया, अक्यूट, अक्यूट शॉर्टेज, तीव्रता में, और अक्यूट बस थोड़ी देर के लिए। अक्यूट पेन, अक्यूट शॉर्टेज। बट सीवियर जनरली वेदर कंडीशंस के लिए हम क्या लगाते हैं? अक्यूट का मेन मीनिंग होता है शार्प, ओके, बहुत तीव्र, और थोड़ी देर के लिए अक्यूट। बट सीवियर कंडीशंस, जो वेदर कंडीशंस होते हैं, वेरी सीवियर, लंबे समय तक रहता है। थर्ड आंसर पे आ जाओ। मैन ही डैश हाउ टू लाइट फायर। मैन ने, एक जगह है लर्नट, एक जगह है कॉपीड, एक जगह है डिस्कवर, और एक जगह है इन्वेंट, ठीक है। मैन ने सीखा कि आग, फायर कैसे लाइट करते हैं। चलो अब इसका आंसर बताओ। आशीष ने पूछा ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है ना वेरी फ्राइटनिंग, भयावह, डरा देने वाला। सिंस, हाँ चलो। अच्छा, संदीप ने आंसर दिया है इन्वेंट।
संदीप का आंसर इन्वेंट है। गौरंग ने लर्नट दिया है। देते जाओ, कुछ कुछ और आंसर देते जाओ सब। अभी अभिषेक ने डी दिया है, अभिषेक ने भी इन्वेंट दिया है। चिन्मय नितेश ने लर्नट दिया है। सोनिया ने भी इन्वेंट इन्वेंट दिया है। अच्छा, निदेश ने डिस्कवर दिया है। कल गौरंग ने एक बात बोली थी कि मैम हम एग्जामिनेशन में होश में जोश खो बैठते हैं, यही करते हो और हैप्पी हो जाते हो कि बहुत इजी आया। कुछ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, सारे सीधा आप क्या करो ना, जब भी दिक्कत हो, आशीष ने डिस्कवर दिया है, जब भी आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं ना, ज्यादा इधर उधर नहीं देखना। अब देखो कि आपके ऑप्शंस में डिफरेंस क्या चीज का है। ये डिस्कवर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। इन्वेंट भी प्रेजेंट। दो ऑप्शन प्रेजेंट में है और दो ऑप्शन पास्ट में। थोड़ा सा सेंटेंस का टेंस देखो जब लगने लगे ना। अच्छा, नितेश ने अपना पूरा लॉजिक दिया है, पूरा दिमाग लगा दिया है। फर्स्ट टाइम होगा तो इन्वेंट, और ये तो पता है इन्वेंट कोई भी चीज, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार, ठीक है, और डिस्कवरी खोज। इन्वेंशन मतलब कोई चीज पहली बार हुई है, जैसे ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया, बट कोलंबस ने अमेरिका का डिस्कवरी किया। अमेरिका पहले से था, खोज की। यहाँ वो लॉजिक जा ही नहीं रहा है, ठीक है, वहां इतना दिमाग नहीं लगाना है, जोश में होश नहीं खोना है। दो ऑप्शन प्रेजेंट में है और दो ऑप्शन पास्ट में है। अब आप अपना दिमाग लगाओ। मैन ने फायर कैसे बनाया जाता है, फायर को कैसे आग कैसे जलाई जाती है, ये क्या किया होगा? पास्ट में किया होगा या प्रेजेंट में किया होगा? सारी बातें देखो, हैड है, पास्ट, सारा सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है। मैन ने सीखा कि फायर कैसे जलाया जाता है, तो पास्ट का ही कोई वर्ड होगा ना। डिस्कवर और इन्वेंट तो ऐसे ही नहीं होगा। अब है कॉपीड या लर्न। मैन ने सीखा कि आग कैसे चलाया जाता है, कॉपी तो नहीं किया। द आंसर इज लर्न। ठीक है, इज इट क्लियर? यस संदीप, यूज राइट, आंसर इज इन पास्ट टेंस। आंसर पास्ट टेंस में। थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देना है, बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं हो जाना है। क्लोज टेस्ट में यू पीपल गेट एक्साइटेड। यस, विवेक का आंसर वॉज करेक्ट, इन्होंने लर्न बोला था। पास्ट में जा रहा है, इसलिए पास्ट में दो ही ऑप्शन है, कॉपीड और लर्न। ओके। अच्छा, श्रीनिवास ने आंसर दिया, सपोज इन द ऑप्शन डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड दोनों होता। ठीक है, अगर डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड दोनों होता ना तो लर्न नहीं होता, क्योंकि लर्न भी हो सकता था, डिस्कवर अगर दोनों होता तो फायर, फायर की क्या हुई है? फायर की इन्वेंशन या डिस्कवरी? हम्म फायर वॉज इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड? क्या फायर, हम्म जल्दी से मुझे बता दो, फायर जो होता है उसकी इन्वेंशन होती है डिस्कवरी? फायर वॉज डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड? संदीप ने आंसर दिया इन्वेंटेड। फायर डिस्कवर, श्रीनिवास का आंसर करेक्ट है। देखो कैसे फायर जलाया जाता है, वो चीज पहले से था। ठीक है, फायर आपने वो सब तो पढ़ा होगा ना, स्टोन एज, दो स्टोन को रगड़ते हैं तो चिंगारी फायर निकलता है, तो वो चीज तो पहले से ही था, किसी ने बनाया नहीं है, बस उसकी डिस्कवरी हुई। तो फायर को डिस्कवर किया गया, नॉट इन्वेंटेड। ठीक है, जैसे फोन पहले से नहीं था, इसकी डिस्कवरी हुई, सॉरी इन्वेंशन हुई है। ठीक है, बट आग कैसे जलाया जाता है, स्टोन, चिंगारी, वो सब, स्टोन वगैरह तो पहले से था, बस चिंगारी कैसे किया जाता है वो सीखा है। मैन डैश हाउ टू लाइट फायर, फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। he learned how to light fire dash probably the greatest invention dash world। ये जो हमारे फायर है, ये हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। और अब हमारे पास ऑप्शन में है, हमारे पास ऑप्शन में मोर, ग्रेट, मोस्ट, मच। जल्दी से बताओ। यहां तो थोड़ा सा अभी मैंने अभी आपको एडजेक्टिव नहीं पढ़ाया है, थोड़ा सा एडजेक्टिव का यूज करना है। मोर हमेशा, मोर कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव। मोर में तुलना दो के बीच में होती है, ग्रेट में कोई तुलना हो ही नहीं रही, सॉरी मोर कंपेरेटिव डिग्री है, तुलना दो के बीच में। जब भी हम मोर लिखते हैं ना, ओके, तो दो के बीच में तुलना हो रही है।
ग्रेट पॉजिटिव डिग्री है, मच भी पॉजिटिव डिग्री है। आंसर क्या होगा? मोस्ट। मोस्ट मतलब तुलना बहुतों के बीच में हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि हमारे वर्ल्ड के जितने भी इन्वेंशन है उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट देखो सबसे बड़ी, सुपरलेटिव क्या हो जाएगा यहाँ? मोस्ट। मोस्ट प्रोबेबली, ऐसे ऐसे बोलते भी तो है, मोस्ट प्रोबेबली। यस, मोस्ट ऑफ देम आर राइट। चलो बताओ। मोस्ट प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन डैश वर्ल्ड। वन वर्ल्ड है, दिस वर्ल्ड है, द वर्ल्ड है, पहला एक सच वर्ल्ड है और एक है द वर्ल्ड। चलो कौन सा सही है? मोस्ट प्रोबेबली तक तो सही है। मोस्ट प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन डैश वर्ल्ड। श्रीनिवास ने द दिया है, ठीक है। संदीप का आंसर दिस है, द है, दिस है, और भी बताते जाओ। वन वर्ल्ड तो होगा नहीं, सच वर्ल्ड नहीं होगा। सच वर्ल्ड मतलब ऐसा वर्ल्ड, कोई खास वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर द वर्ल्ड आ रहा है और संदीप का आंसर है दिस वर्ल्ड। चलो आप मुझे बताओ, यही दोनों में से हो सकता है, या तो द वर्ल्ड या तो दिस वर्ल्ड। क्या डिफरेंस है दिस वर्ल्ड और द वर्ल्ड? क्या डिफरेंस है? विवेक ने भी आंसर दिस दिया है। तुषार हैज ऑल्सो गिवन दिस। गौरंग ने सच दिया। सच वर्ल्ड नहीं हो, सच वर्ल्ड इसलिए नहीं होगा ना, सच प्लूरल सब्जेक्ट। ऐसे वर्ल्ड, ऐसे वर्ल्ड मतलब किसी, और सच अ वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड मतलब किसी खास वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है वर्ल्ड इन जनरल, जनरल सेंस में दुनिया की बात हो रही है। द होगा, यस। यहाँ पे आंसर है द ग्रेट, द होगा, ठीक है। यहाँ जनरल सेंस में बात हो रही है, इन द वर्ल्ड, जनरल दुनिया में। अगर दिस वर्ल्ड तभी होता ना जब हम और भी स्पेसिफाई करते। जैसे हमारा दो वर्ल्ड है, एक एनिमल वर्ल्ड है, एक प्लांट वर्ल्ड है। तो प्लांट की दुनिया में होती ना प्लांट वर्ल्ड, या एनिमल वर्ल्ड होता है। यहाँ पे वर्ल्ड में भी किसी खास वर्ल्ड का जिक्र होता है, एनिमल वर्ल्ड, तब यहाँ पे दिस लगाते। बट यहाँ तो द वर्ल्ड सही है, द वर्ल्ड। यस श्रीनिवास, यू आर राइट। श्रीनिवास इज इंटेलिजेंट, ही हैज रिटन द वर्ल्ड इन जनरल, ठीक है, जनरल सेंस में बात हो रही है। बट दिस वर्ल्ड मतलब पर्टिकुलर वर्ल्ड, बट यहाँ तो जनरल सेंस में बात हो रही है। स्मार्ट स्मार्ट स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको टीचर की जरूरत है, सब बच्चे स्मार्ट हो गए। अब पर्टिकुलर का स्पेलिंग श्रीनिवास ने रॉन्ग लिखा है। आई वंडर कि गलत टाइप करते समय रॉन्ग हो गया है, या सचमुच का आपके अनुसार यही स्पेलिंग है? पर्टिकुलर का स्पेलिंग आपने श्रीनिवास रॉन्ग लिखा है, और एक बार आप मुझे करेक्ट स्पेलिंग लिख के भेजो। ये बोल रहे हैं कि हमारे लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, हमारे इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा, जितने भी इन्वेंशन हुए उसमें सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन क्या है? फायर। हैड देयर बीन, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चेंज, मूवमेंट, एक्सचेंज एंड स्पैन, सबका मीनिंग समझ लो। स्पैन, चेंज का मतलब तो पता है, बदलाव, मूवमेंट, मूवमेंट होना, गति। एक्सचेंज भी पता है। स्पैन, व्हाट इज स्पैन? विद, जैसे बोलते हैं ना, विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years। स्पैन का मतलब होता है ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, जिसे हम हिंदी में अवधि बोलते हैं। यस, श्रीनिवास ने स्पेलिंग सही दे दिया है, टाइम पीरियड। स्पैन का मतलब है टाइम पीरियड। चलो आप मुझे जल्दी से बताओ कि ये बोल रहे हैं नेसेसिटीज ग्रो, हमारी आवश्यकताएं ग्रो होती है, बढ़ते चली जाती है, विद द डैश इन टाइम्स। जैसे जैसे टाइम क्या होता है, जैसे जैसे टाइम कुछ ऐसा होता है, हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है। यस संदीप, संदीप ने दिया है विद द चेंज इन टाइम्स। और भी बताओ। एक्सचेंज तो नहीं होगा ना, टाइम को आप एक्सचेंज नहीं कर रहे हो। ओके, फेरबदल, एक्सचेंज एक दूसरे से नहीं कर रहे हो। स्पैन नहीं होगा, क्योंकि स्पैन ऑलरेडी टाइम पीरियड होता है। तो जैसे जैसे समय बदलता है, टाइम पीरियड नहीं बदलता है। मूवमेंट
टाइम का मूवमेंट भी हो सकता है, बट यहाँ टाइम मूवमेंट के सेंस में नहीं है। जैसे जैसे टाइम बदलता है, ओके, चेंज ऑफ टाइम होता है, हमारी आवश्यकताएं भी बदलते जाती। नेक्स्ट पे आ जाओ, सेवेंथ वाले। एनी नो अदर सम। चलो बताओ, जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता है, आवश्यकताएं भी बदलती जाती है। हैड देयर बीन डैश डिजीज, द नेसेसिटी हैज हैड देयर बीन। और क्लोस्टर्स बनाते समय ना सारा हथियार यूज कर दो, सारा हथियार यूज कर दो इन द सेंस कि वर्ड पावर तो यूज करोगे, ग्रामर को भी यूज कर दो। जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? सम। पहले मुझे बताओ, सम सिंगुलर है कि प्लूरल है? सम के साथ डिजीज होगा या सम के साथ डिजीजेस होगा? बताओ, सम डिजीज या सम डिजीजेस? अभी जयंत ने भी आंसर अदर दिया, अभी मैं बताती हूँ। पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे डिजीज वर्ड है, ठीक है, डिजीज है, और हमें सम यूज करना है। तो बताओ, सम के साथ डिजीज होता है या डिजीजेस? सम बॉय होगा या सम बॉयज? सम के साथ बॉयज लगता है ना, प्लूरल। तो सम, यहाँ पे तो ग्रामर यूज कर रही हूं मैं। कुछ ऑप्शन को ग्रामर से छाटूंगी, कुछ ऑप्शन को वर्ड पावर से छाटेंगे। डिजीज है, सिंगुलर है, तो सम तो होगा नहीं। अदर। अब जल्दी से मुझे बताओ, अदर बॉय होगा या अदर बॉयज? ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है। हाँ, यस आशीष, यू आर राइट, डिजीजेस प्लूरल होगा तो वैसे भी सम होगा नहीं। अदर बॉय होगा या अदर बॉयज? अदर का हिंदी है अन्य, अन्य लड़का या अन्य लड़के। अदर कैसा वर्ड है? मतलब अदर सिंगुलर है या प्लूरल है? अदर भी प्लूरल है। अदर भी हो सकता था, बट अगर यहाँ पे डिजीजेस होता, ये भी हट गया। और एक चीज याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे लिख रही हूं मैं, अगर अकेला अदर है ना तो डिजीजेस लगाओगे, बट सेंटेंस में नो अदर आ गया, नो आया और उसके बाद अदर आया, तब क्या लगाओगे? डिजीज। नो अदर सिंगुलर होता है, ठीक है, बट अदर प्लूरल होता है। अदर डिजीजेस के साथ आर लगता है, नो अदर डिजीज के साथ इज लगता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब आ जाओ, एनी या नो। तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या जा रहा है? ये बोल रहे हैं कि हैड देयर बीन, यहां हैड को इन्होंने कंडीशनल बनाया, शर्त रखी है कि अगर डिजीज, एनी डिजीज होता, या अगर कोई डिजीज नहीं होता, तो हम मेडिसिन भी इन्वेंट नहीं करते, ठीक है, दवाई का भी आविष्कार नहीं होता अगर हमारे पास कोई बीमारी नहीं होती। तो नहीं का सेंस जा रहा है ना, तो क्या लगाओगे? नो। हैड देयर बीन नो डिजीज, नो डिजीज मतलब कोई बीमारी नहीं होती, तो मेडिसिन इन्वेंट करने की आवश्यकता भी नहीं होती। एनी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा एनी क्यों है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमारा ऑप्शन है साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और सर्जरी। अगर बीमारी नहीं होती तो हम क्या इन्वेंट नहीं करते? जल्दी से बताओ क्या होगा अगर बीमारी नहीं होती तो हम, क्योंकि यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अप्रोप्रिएट इन द सेंस कि जो पैसेज के मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के अनुसार सबसे फिट बैठ रहा है। टेक्नोलॉजी और लास्ट वाला सर्जरी। हाँ, ये बोल रहे हैं ना। और देखो, हर बीमारी के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है हर बीमारी में ऑपरेशन की। जनरली बीमारी और मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब क्या है? किसी को ट्रीट करना, ओके, वो भी सर्जरी के थ्रू ही आप ट्रीट कर रहे हो। तो अगर बीमारी नहीं होती, हाँ, 8 वाला का ही पूछ रही हूँ, 8 वाला का ही आंसर पूछ रही हूँ।
अगर बीमारी नहीं होती तो हम साइंस वाल को इन्वेंट नहीं करते, टेक्नोलॉजी को इन्वेंट नहीं करते। बीमारी नहीं होती तो हम मेडिसिन को इन्वेंट नहीं करते। यस निदेश, यू आर राइट। इट डैश नेसेसरी टू सेव मैन। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओ। इट बिकेम, इट वॉज, इट माइट बी और इट कुड बी। चलो बताओ। बीमारी नहीं होती तो हम दवा भी इन्वेंट नहीं करते। इट, दवा इन्वेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इट डैश नेसेसरी टू सेव मैन, मैन को सेव करना क्या हो गया था? इट बिकेम, वॉज, माइट, कुड, बताओ जल्दी से। अच्छा, संदीप ने आंसर दिया माइट बी। माइट तो सबसे पहले हटेगा। इट माइट बी, हम माइट किसके लिए यूज करते हैं? जनरली हम माइट यूज करते हैं ना वेन एवर वी हैव अ सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो माइट तो पहले हटेगा। मैन को सेव करने की संभावना नहीं थी, मैन को सेव करना जरूरी था, नेसेसरी था। ठीक है, नेसेसरी है, जरूरी है, और ये तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी, ये तो सबसे पहले हटेगा। आपका मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है। सर तुषार ने बिकेम दिया है, या सृष्टि ने वॉज दिया है। कुड भी नहीं होगा। इट कुड बी नेसेसरी मतलब नेसेसरी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि नेसेसरी हो सकता था, वो नेसेसरी था, ये भी हटा। अब बताओ वॉज, और इट बिकेम नेसेसरी और इट वॉज नेसेसरी। यस, आई कैन अंडरस्टैंड निदेश, मुझे पता था कि ज्यादा से ज्यादा आपका कंफ्यूजन बिकेम और वॉज में होगा। ये दोनों तो एकदम इनवैलिड ऑप्शन है। चिन्मय ने भी बिकेम दिया है। इट वॉज नेसेसरी, ठीक है, एंड देन यू हैव इट बिकेम नेसेसरी। थोड़ा सा दोनों ऑप्शन पे ध्यान दो। ये यहाँ पे मैंने लिखा इट नेसेसरी, मैन को बचाना जरूरी हो गया। इट वॉज नेसेसरी और इट बिकेम नेसेसरी। थोड़ा सा मुझे लॉजिक बताओ कि दोनों सेंटेंस, वैसे तो दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन हमें देखना है कि पैसेज के अकॉर्डिंग क्या फिट होगा। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? इट वॉज नेसेसरी मतलब ये जरूरत था, इसकी जरूरत थी, और इट बिकेम नेसेसरी, इट बिकेम नेसेसरी मतलब पहले जरूरत नहीं थी, इट बिकेम नेसेसरी मतलब वो नेसेसरी हो गया बाद में। ओके, इट बिकेम नेसेसरी मतलब वो पहले जरूरत नहीं था, आगे जाके नेसेसरी हो गया। तो अब मुझे बताओ कि मैन को डिस्ट्रक्शन, ठीक है, कोई अब आपदा से बचाना नेसेसरी पहले से था या हो गया? मैक्सिमम आंसर, मैक्सिमम बच्चे बिकेम बिकेम सब कर रहे हैं। अब मैंने जबकि एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, अब आप अपना आंसर दो। पहले से मैन को बचाना जरूरी था कि मैन को बचाना बाद में जरूरी हो गया? इट बिकेम नेसेसरी मतलब पहले नेसेसरी नहीं था, बट अब बन गया, और इट वॉज नेसेसरी मतलब पहले से ही जरूरी था मैन को बचाना। यस निदेश, निदेश ने वॉज दिया, वॉज इज द करेक्ट आंसर। और आप एग्जाम इजी था, बट एग्जाम में जाके यू विल गेट स्टक, स्टक इन द सेंस स्टक बिटवीन टू ऑप्शंस, आपको लगेगा दोनों हो जाएगा। यस, वॉज इज द करेक्ट आंसर। इट वॉज नेसेसरी, इट वॉज नेसेसरी मतलब पहले से ही जरूरत था, बाद में ऐसा नहीं है कि बाद में इसकी जरूरत पड़ी। इट वॉज नेसेसरी, ठीक है, टू सेव मैन फ्रॉम द वेगरीज, वेगरीज मतलब अप्रिय घटना से, फ्रॉम द वेगरीज ऑफ डैश, मैन को क्या चीज से बचाने के लिए घर बनाया गया, कपड़े बनाए गए? नेचर, फैशन, ये तो अच्छा ऑप्शन है। आइडिया, टाइम, ये तो इजी है, आप कर लोगे, पीपल आर स्मार्ट। हाँ, यस, अभिषेक ने सही, पहले से ही था, पहले से ही था मैन को बचाना, सेड होगा। क्या चीज से मैन को बचाने के लिए घर और कपड़े बनाए गए? प्राकृतिक आपदा से। तो मैन को क्या से, मैन को फैशन से बचाने के लिए कपड़े बनाए गए? कपड़े तो फैशन के लिए बनाया गया। यस, नेचर, प्राकृतिक, वेगरीज ऑफ नेचर, प्रकृति के आपदाओं से, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अप्रिय घटनाओं से बचाने के लिए नेचर।
ठीक है, जस्ट वी हैव कंप्लीटेड द क्लोज टेस्ट। पहले तो स्कोर बता दो कितना आया 10 में। आई थिंक 10 ही था ना। हाँ, 10 में कितना आया एक बार बता देना। अच्छा ये निदेश ने बोला 8 आउट ऑफ 10। तो निदेश का मुझे लग रहा है एक तो बिकेम और वॉज वाला रॉन्ग होगा। ठीक है, चिन्मय का 7 है, जयंत है, प्रीतम इज 5। एक तो बिकेम और वॉज में बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। और एक किसमें, एक तो फायर वाला में। यस सृष्टि, गुड स्कोर, 8 आउट ऑफ 10। किसका 10 में 10 आए हैं? एक तो आपने फायर वगैरह देखा होगा, दिमाग लगा दिया, फायर की डिस्कवरी इन्वेंशन सब दिमाग लगाना शुरू कर दिया हो। पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान से ऑप्शन करना है। बिकेम वाला तो मुझे पता है, वॉज और बिकेम रॉन्ग किया होगा। एक फायर और इन्वेंशन और डिस्कवर और वो सब वाला रॉन्ग किया। श्रीनिवास, गुड स्कोर, 8 आउट ऑफ 10। क्लोज टेस्ट धीरे धीरे बनाएंगे ना, देन यू विल गेट टू नो। ठीक है, कि कैसे कैसे ऑप्शंस को फिट करते हैं। वेन एवर यू हैव टू क्लोज ऑप्शंस बिफोर यू, तो कैसे ऑप्शन को छाटते हैं, धीरे धीरे ये सुधार होगा। फ्राइडे को विल डू वन मोर क्लोज टेस्ट। अच्छा नितेश, माई आंसर वॉज बट आई वॉज नॉट श्योर। तो इफ यू वर नॉट श्योर तो मार्क्स तो कट ही जाएगा। नॉट श्योर में तो मार्क्स मार्क्स की कोई गुंजाइश ही नहीं है, वहां मार्क्स नहीं मिलेगा। चलो प्रेपोजिशन का एक लास्ट पार्ट बचा है, वो कर लेते हैं, फिर डायरेक्शन करके लेट अस कंप्लीट प्रेपोजिशन टुडे। अच्छा, मैं सीनियर इंफीरियर जूनियर वो सब किया था, एक और पॉइंट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी कर रहे हैं, एक और पॉइंट करो उसके बाद फिर एंड करती। द वर्ड्स, कल हमने कंप्राइज और कंसिस्ट किया था। कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, कंप्राइज के साथ ऑफ आता भी है, नहीं भी आता है। एक्टिव वॉइस में ऑफ आता है, सॉरी एक्टिव वॉइस में ऑफ नहीं आता है, पैसिव में आता है। कंप्राइज के पहले इज एम आर लग गया ना, उसके बाद कंप्राइज है तो वहां ऑफ आएगा। द वर्ड्स मैरिड, सेंट, पास्ट में लिखा है बट ये रूल प्रेजेंट के लिए भी है। इम्पार्टेड, वेंट, अपॉइंटेड, ये भी अपने साथ टू लेते हैं।
चिन्मय, जो भी डाउट है आप मुझसे, नंबर है आपके पास, आप या तो फेसबुक पेज पे सेंड कर दो, या उसी नंबर पे सेंड कर दो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कर दूं। व्हाट्सएप में जब मैं वो व्हाट्सएप खोलती हूँ ना, इतने सारे मैसेजेस लगातार आते रहते हैं ना, जिसका दिख गया, जो पहले दिख गया, जल्दी से मैं उसे कर देती हूँ, नहीं तो ठीक है मैं कर दूंगी, नो नीड टू वरी। थोड़ा सा डिले हो जाएगा। जो भी डाउट है आप पेज पे पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हो। समझ सकती हूँ, डाउट्स आते होंगे, एंड डाउट्स क्लियर करना जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस डाउट्स क्लियर नहीं होगा, देन यूजलेस है। इसलिए ऑफलाइन क्लास में एक क्लास ही बना दिया है, डाउट क्लास, जहां से मने बच्चे डाउट्स लेके आते हैं। बट ठीक है, आप पूछ सकते हो, फेसबुक पेज पे भी पूछ सकते हो, एंड देन यू कैन आस्क व्हाट्सएप एज वेल। चलो, ये सारे वर्ड्स है ना, मैरिड, सेंट, इम्पार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पार्टेड? एनी वन ऑफ यू? इम्पार्टेड का मतलब क्या होता है? ये इम्पार्ट का मतलब मुझे बता दो, वो तो लिख ही दिया आपने, सर टू लेता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पार्ट? इम्पार्ट का मतलब बताओ, मुझे जानना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पार्ट? अच्छा, अच्छा, इसीलिए मैंने पूछा था, मुझे पता है कि कुछ ऐसा ही बोलोगे। अभिषेक ने बोला इम्पार्ट का मतलब है डिटैच, डिटैच करना, अलग करना। वही लग रहा होगा ना, इम्पार्ट मतलब पार्ट पार्ट कर देना, तोड़ देना, अलग करना है। इसीलिए मैंने पूछा, मुझे पता था कुछ ऐसा ही आंसर आएगा। नहीं, इम्पार्ट का मतलब डिटैचमेंट नहीं होता है। ब्रेक इनटू, आशीष ने ब्रेक इनटू बोला, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? इम्पार्ट का मतलब होता है ना प्रदान करना। ठीक है, हिंदी सुना होगा ना, प्रदान करना, देना। द टीचर्स इम्पार्ट नॉलेज टू देयर स्टूडेंट्स। चलो, टीचर अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देते हैं, इम्पार्ट का मतलब है प्रदान करना, देना। अब आपके ये संदीप ने आंसर, एक्सप्रेस का अलग है, एक्सप्रेस का मतलब है जाहिर करना, वो तो अलग है। संदीप ने पूछा मुझे, एकता ने रिलेट करना, नहीं, रिलेट अलग वर्ड है। ठीक है, प्रदान करना, देना। अब संदीप का आंसर है गिव। गिव और इम्पार्ट, इसका मतलब भी देना, इसका मतलब भी देना, बट प्रिसाइजली स्पीकिंग इसका मतलब होता है प्रदान करना, देना। बट डिफरेंस क्या है? गिव इज यूज फॉर टैंजिबल थिंग्स, और इम्पार्ट इज फॉर इनटैंजिबल। टैंजिबल क्या है? जिसे आप छू सकते हो, जैसे मैं आपको बुक कॉपी दे रही हूँ, बुक कॉपी तो आप छू सकते हो, ये टैंजिबल है। बट मैं जो आपको नॉलेज दे रही हूँ, वो आप छू नहीं सकते हो। तो द टीचर्स दे इम्पार्ट नॉलेज। बुक्स और कॉपी आप प्रदान नहीं करते हो, देते हो। ठीक है, और इम्पार्ट के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन? टू। अगेन, ही वेंट इन द बैंक, इन टू द बैंक, या टू द बैंक, वेंट के साथ टू। अगर वेंट की जगह एंटर वर्ड होता, तो एंटर वर्ड अपने साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता। सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस या एट माई एड्रेस, एंड यू विल फील कि एड्रेस तो एग्जैक्ट जगह है, और एग्जैक्ट जगह के लिए तो हम एट लगाते हैं, बट लगेगा क्या? टू। जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड सेंड। पास्ट में, ये प्रेजेंट में सेंड, सेंड के साथ हमेशा टू लगेगा। ही वॉज सेंट एट मुंबई नहीं होगा, ही वॉज सेंट टू मुंबई। एट माई, यस प्रीतम, यू आर राइट। Yes, Jayant, abstract nouns are intangible. Intangibles, abstract nouns are the intangible nouns जिसे आप छू नहीं सकते हो। Coldness, knowledge, childhood, happiness, all the abstract nouns are intangible.
चलो लिख लिया होगा। रब कर दूं? अब हम सीधा, अच्छा एक मैरिड वाला भी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। स्टूडेंट ने एक आके मुझसे डाउट पूछा कि मैम, बाथ और बेद में क्या डिफरेंस? टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाथ एंड बेद? एक तो बाथ का मतलब नहाने के सेंस में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाथ एंड बेद? क्या डिफरेंस है बाथ और बेद में? जैसे बाथ और बेद में, एक मैंने लिख दिया ब्रेथ और ब्रीद में, क्या डिफरेंस है? ये सब आपको पता होना चाहिए, हेल्प करेगा। यस नितेश, सेंड एट माई एड्रेस नहीं होगा। ओके, सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस होगा। कभी भी सेंड एट नहीं होता, सेंड टू। सेंड हर एट माई हाउस नहीं होगा, सेंड हर टू माई हाउस। सेंड वर्ड के साथ हमेशा टू का यूज होता है। यस। ये क्या क्या लिख रहे हैं अविनाश? वेद का मतलब है रेस्पिरेशन। कहां से वेद का मतलब रेस्पिरेशन हो गया? तो यस, निदेश ने अब सही आंसर दिया है। एक होता है सांस और एक है सांस लेना। तो सांस जो है ये हमारा नाउन है और सांस लेना वर्ब है। ठीक है। उसी तरह बात, नहाना, बात का मतलब है स्नान, और स्नान करना इज बेद। स्नान करने में कोई क्रिया हो रही, यू आर डूइंग एन एक्टिविटी, दैट इज वर्ब एंड दिस इज अ नाउन। जैसे लिख दिया मैंने, फिशेस ब्रीद इन वाटर या फिशेस ब्रेथ इन वाटर। फिल अप द ब्लैंक्स में देखा था। फिशेस क्या है? हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब, और वर्ब तो ब्रीद है, फिशेस ब्रीद। बेद इज अ वर्ब, यस। यस, बेद इज इक्वल टू प्रोसेस ऑफ बाथ। सब इज इक्वल टू कर करके आंसर बना ले रहे हैं। अब बेद का मतलब अभिषेक ने लिख दिया स्विम। पहले तो कुछ रेस्पिरेशन भेजा था, और उसका मतलब स्विम। जैसे आप बाथरूम में बेद नहा रहे हो तो स्विम नहीं कर रहे हो। सृष्टि ने दिया है बेद का मतलब है नॉर्मल शावर। ओके। नॉर्मल शावर। एकदम इनोवेटिव स्टूडेंट्स है इस बैच में, अपना पूरा इनोवेटिव दिमाग लगा लगा के आंसर भेजते हैं। एग्जाम में ना नॉर्मल शावर, एबनॉर्मल शावर, स्विम करना, ये सब नहीं आने वाला है। आंसर जब भी दोगे नाउन और वर्ब के फॉर्म में दोगे। अविनाश ने लग रहा है कल रात में ठीक से सोई नहीं है। कभी बेद को बना दे रहे हैं स्विम, कभी बना दे रहे हैं पता नहीं और भी कुछ बनाए हैं। बेद को स्विम बना दिया और एक बार तो रेस्पिरेशन भी बना दिया। नो राकेश, वी कैन नॉट यूज बेद एज अ नाउन। ठीक है, बेद इज अ वर्ब। एक हम बेदिंग को यूज करेंगे, बेदिंग हम कर सकते हैं, बेदिंग को हम एज अ नाउन यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, वो जीरंड के रूप में यूज करेंगे। थोड़ा सा है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन ज्यादा नहीं है। स्पेलिंग एरर था। चलो ठीक है, मैं मान गई। ठीक से रात में सोए हो आप, स्पेलिंग एरर हो गया था। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, चलो।
एट। हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी, अच्छा मैरिड वाला, सॉरी, मैरिड वाला पहले कर लेते। कुछ बुक्स में मैंने देखा है और स्टूडेंट्स भी लेके आते हैं, उनका कहना होता है, स्टूडेंट्स की, मैम हमने पढ़ा है, ही की शादी शी से हो रही है तो मैरिड विथ लगाएंगे, और अगर शी की शादी ही से हो रही है तो मैरिड, सॉरी, टू लगाएंगे। ठीक है, और शी की शादी ही से हो रही है, मैरिड विथ लगाएंगे। होपफुली आप लोगों में से कई बच्चों ने पढ़ा होगा ये, बट पूरा स्टडी किया मैंने, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि ही का रेफरेंस पहले हो तो विथ टू लगेगा, शी पहले हो तो विथ लगेगा, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। शादी तो जब भी होगी या ही शी या शी, इसलिए मैरिड वर्ड के साथ हमेशा विथ तो कभी नहीं लगता, इट्स ऑलवेज टू। ठीक है, मैरिड वर्ड के साथ हमेशा टू लगेगा, बट कभी कभी मैरिड के साथ टू नहीं भी लगता अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। याद रखना है कि मैरिड के साथ टू तभी लगेगा ना जब मैरिड वर्ड के पहले क्या लगाओ, इज एम आर लगाओ, पैसिव वॉइस में जा रहा है, इज एम आर वॉज वॉर लगाओ। ये सेंटेंस देखो, मैंने लिखा राम मैरिड सीता, एंड देन आई राइट सीता वॉज मैरिड विथ राम, तो नहीं होता है, टू राम। राम मैरिड सीता, यहां तो प्रेपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ये सही है, बट यहां तो मैरिड के पहले वॉज आ गया ना, मैरिड के पहले इज एम आर वॉज वर आएगा तो उसके साथ विथ नहीं आएगा, दैट इज ट्रू। मुझे पता है अभिषेक भी बोल रहे हैं कि मैंने भी यही पढ़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ही और शी और ही, मैरिड ऑलवेज टेक्स द प्रेपोजिशन टू, मैरिड के साथ हमेशा टू, विथ कभी नहीं आता है, बट कभी कभी मैरिड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता एक्टिव वॉइस में। मैरिड के साथ प्रेपोजिशन तभी आएगा जब उसके पहले इज एम आर हो। ठीक है, और एक वर्ड आपने सुना होगा मैरिज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैरिड एंड मैरिज? वेडिंग कार्ड्स वगैरह में दिखते हैं ना, हर मैर ऐसा लिख देते हैं, हर मैरिज विथ ऐसा डाल देंगे, तो मैरिज नाउन है। ठीक है, मैरिज नाउन है, अगर नाउन फॉर्म में है ना तो उसके साथ विथ लगा सकते हो, बट यहाँ तो वर्ब फॉर्म में जा रहा है, वर्ब फॉर्म में विथ नहीं लगेगा, टू लगेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ऐसा बिल्कुल भी ऐसी उट पटांग वाला कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है। इट्स मैरिड ही शी ही, अल्टीमेटली द शादी विल बी बिटवीन ही एंड शी, और इट्स शी और ही। यस, मैरिज इज अ नाउन, वेडिंग कार्ड्स वगैरह में मैरिज लिखा होता है, नाउन फॉर्म में विथ लगेगा बट नॉट एज अ वर्ब। नाउ कम टू preposition ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद preposition ऑफ डायरेक्शन। preposition ऑफ टाइम में हमने क्या पढ़ा था, एट इज फॉर एग्जैक्ट टाइम, प्लेस में एट इज फॉर एग्जैक्ट प्लेस, एंड व्हाट अबाउट दिस डायरेक्शन, एट इज फॉर एग्जैक्ट डायरेक्शन, एग्जैक्ट दिशा के लिए यूज कर रहे हो दैट।
लिख लिया सबने? लेट अस स्टार्ट नाउ। चलो बताओ, ही एम्ड एट द बर्ड या ही एम्ड ऑन द बर्ड? जैसे वी इंडियंस आर इन अ हैबिट ना, वी फर्स्ट ट्रांसलेट द सेंटेंस। पहले हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे कि उसने बर्ड पर निशाना लगाया। और पर का मतलब क्या है? पर को हिंदी में ऑन बोलते हो, और जहां ट्रांसलेशन करोगे वहां गलती हो जाएगी। एम्ड वर्ड जहां भी आ गया, इट्स नेवर ऑन। एम मतलब एग्जैक्ट दिशा में आप उसने निशाना लगाया, बर्ड की दिशा में। सो दिस बिकम्स एग्जैक्ट डायरेक्शन एंड एट। यस संदीप, राइट है। द हंटर शॉट ऑन द टाइगर या एट द टाइगर? अच्छा, निदेश ने बोला बी एंड सी आर कंफ्यूजिंग, लेट्स क्लियर द कंफ्यूजन। हाँ, द हंटर, हंटर ने एग्जैक्टली किस पे निशाना लगाया? टाइगर पे। तो द हंटर शॉट एट। चलो यहां तो हमें एट की जरूरत पड़ी, बट यहाँ शॉर्ट वर्ड के साथ एट आया, बट यहाँ शॉर्ट वर्ड के साथ नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन आएगा ही नहीं। बट दोनों सेंटेंस का मीनिंग इज डिफरेंट। ठीक है, ये सृष्टि इज राइट कि दूसरे वाले में कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। द हंटर शॉट एट द टाइगर, हंटर ने टाइगर पर निशाना लगाया। अब ये जरूरी नहीं है कि टाइगर मरा ही है या जिंदा है, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है। बट द हंटर शॉट द टाइगर, यहाँ पे हंटर ने टाइगर को मार ही डाला। ठीक है, यहाँ टाइगर मर चुका है, बट यहाँ सिर्फ निशाना लगा है। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है मरा है या जिंदा है, बट यहाँ तो टाइगर इज ऑलरेडी डेड। यस निदेश, आई थिंक होपफुली क्लियर हो गया होगा कि मैम बी और सी आर कंफ्यूजिंग। संदीप, यस इसमें तो टाइगर मर ही चुका है, ऑलरेडी डाइड। आज हमें प्रेपोजिशन फाइनली खत्म कर लेना है। जो मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन पहले दिया है, आज भी आप नोट कर लिया होगा। जो सेंसिबल स्टूडेंट्स हैं, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, सेव फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, सबका मतलब है बचाव के सेंस। ठीक है, एक होता है ना, वहां पे एक और वर्ड लिख लो जो मैंने प्रिवेंट और वो सब लिखवाया है ना, डिबार। जहां पे आप फिक्स प्रेपोजिशन बना रहे हो ना, वहां पे लिख लो ये डिबार, स्टॉप। डिबार का मतलब भी बाधित करना, रोकना। मैंने आपको प्रिवेंट दिया था, मैंने प्रोहिबिट दिया था, सेव बचाओ के सेंस में ही मोर और लेस सबका मतलब सेम ही है। क्या वर्ड दिया था? एब्सटेन। वी हैव द वर्ड रिफ्रेन। लिख लेना सब जहां पे फिक्स प्रेपोजिशन लिखा है। यू हैव द वर्ड डिसिस्ट। डिसिस्ट का मतलब भी किसी चीज से दूरी बनाना, विरोध में। और सारे वर्ड का मीनिंग सेम है, डिसिस्ट, और सारे वर्ड अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन? दैट इज फ्रॉम। लिटरली ऑल द वर्ड्स मोर और लेस दे कन्वे द सेम मीनिंग। सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम, बिल्कुल सेम है, इसीलिए फ्रॉम ले। लिख लो फटाफट। 2 और टूवर्ड्स दोनों में डिफरेंस करते। ठीक है, 2 और टूवर्ड्स। टू सिंपल टू टूवर्ड्स, व्हाट इज द हिंदी ऑफ टूवर्ड्स? टूवर्ड्स मीन्स की ओर। ठीक है, की ओर, की तरफ, के तरफ या की तरफ। तो टू और टूवर्ड्स इट ऑल्सो डिनोट्स डायरेक्शन। और टू क्या बताता है?
टू सिंपली डिनोट्स मूवमेंट. ओके, टू सिंपली डिनोट्स मूवमेंट. टू मूवमेंट बताता है एक जगह से दूसरी जगह, बट ये मूवमेंट के साथ साथ डायरेक्शन, दिशा भी बताता है. यस, रिफ्यूज के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आए. ठीक है, आई रिफ्यूज्ड टू डू द वर्क. और ये मत समझ लेना आई रिफ्यूज्ड टू डू द वर्क. रिफ्यूज वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन लेते ही नहीं. ठीक है, और ये टू को प्रेपोजिशन मत समझना. ये टू के बाद ना, टू प्रेपोजिशन का काम कब करेगा? जब टू के बाद कोई नाउन आए. बट यहां तो टू के बाद नाउन नहीं आ रहा है, वर्ब आ रहा है. ये टू डू इन्फिनिटिव है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, अगर मैंने लिखा ही वेंट टू स्कूल, तो यहाँ टू किसके साथ है? स्कूल के साथ. स्कूल क्या है? नाउन है. तो अगर टू के साथ नाउन लगा है ना, तब वहां का टू प्रेपोजिशन है. बट यहाँ का टू प्रेपोजिशन नहीं है. आई थिंक अविनाश क्लियर हो गया. ओके, रिफ्यूज के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा. इसको प्रेपोजिशन नहीं समझना. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अब. ये जो टू है, ये सिंपली मूवमेंट बताता है. एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट हुआ. बट टूवर्ड्स है, ये मूवमेंट के साथ साथ डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन भी बताता है. अभी कुछ बच्चे मुझे इज इक्वल टू वाले स्टाइल में आंसर भेजते हैं. अब मैं वही लिखूंगी. टूवर्ड्स इज इक्वल टू मूवमेंट प्लस डायरेक्शन. ये बच्चे भेजते हैं इज इक्वल टू. ये सब बच्चे हैं ना, ये वही टाइप के बच्चे इज इक्वल टू और प्लस माइनस करके भेजते हैं ना. दोज हु आर विक्टिम्स ऑफ मैथ्स, जो मैथ्स के पीड़ित है, मैथ्स के शिकार बच्चे, प्लस और इनटू कर करके आंसर भेजते हैं. तो टूवर्ड्स क्या बताता है? मूवमेंट एज वेल एज डायरेक्शन. मैंने आपको विक्टिम वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे इसका प्रेपोजिशन बताना था. एग्जाम में आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. विक्टिम का मतलब क्या है? पीड़ित, शिकार. विक्टिम के साथ वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा, ये भी आ गया अभिषेक. वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर. ओके. ये तो कुछ ज्यादा मैथ्स हो गया. ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया. वेक्टर क्वांटिटी हो गया. वेक्टर मींस डिनोटिंग डायरेक्शन. यहाँ तो मैथ्स नहीं डाला, आई थिंक यहाँ फिजिक्स डाला है अभिषेक ने. See, English is so beautiful. You have the whole lot of maths and physics as well. Vector quantity. और ये जो अभिषेक है, ये शिकार है फिजिक्स के. ये संदीप ने आंसर दिया, इज अ विक्टिम ऑफ. ठीक है, विक्टिम के साथ ऑफ भी लगता है और विक्टिम के साथ टू भी लगता है. ठीक है, दोनों दोनों सही है. बता रही हूं कब कहाँ क्या लगता है. चलो इसको मैं करवा देती हूँ. पहले ये देख लो. विक्टिम के साथ ऑफ टू दोनों लगता है. ही वॉज अ विक्टिम ऑफ और ही फेल विक्टिम टू. ठीक है, अगर सेंटेंस ऐसा रहे ना, ही इज अ विक्टिम ऑफ स्लेवरी. ठीक है, गुलामी से पीड़ित है, ऐसा कुछ है. और ही फेल विक्टिम टू स्लेवरी, गुलामी का शिकार है. ठीक है, अगर अकेला ऐसे विक्टिम वर्ड हो ना, तो ऑफ लगेगा. ही इज अ विक्टिम ऑफ. बट अगर फेल वर्ड है ना, ही फॉल विक्टिम, ही हैज फॉलन. जब फॉल फेल फॉलन के साथ यूज हो तो करोगे. ही फेल विक्टिम ऑफ नहीं है, ही फेल विक्टिम टू. कभी कभी हम विक्ट, ये तो यहाँ दोनों जगह विक्टिम नाउन है. कभी कभी हम विक्टिम को विक्टिमाइज
कभी कभी हम विक्टिम को एज अ वर्ब भी यूज करते हैं, क्रिया के रूप में भी, और क्रिया के रूप में भी यूज है ना, तो वहां भी टू होगा। ठीक है, विक्टिमाइज वर्ड भी होता है, क्रिया के रूप में टू, फॉल फेल वर्ड के साथ भी टू, और ऐसा नॉर्मल रहे तो विक्टिम ऑफ। टू क्या बताता है? टू बताता है मूवमेंट, एक जगह से दूसरे जगह का मूवमेंट। और टूवर्ड्स क्या बताता है? दैट इज मूवमेंट एज वेल एज डायरेक्शन। और अभिषेक राणा के टोन में मैं बोलूं तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जोक दिया है। हम शिकार है एक सब्जेक्ट के, नहीं पूरे कमीशन के। आई एग्री विथ यू, ये तो गड़बड़ हो रहा है। बहुत बार बच्चों से पूछती हूँ मैं, जिसे 2000 अभी तो 18 चल रहा है ना, जिसे 2017 में पढ़ाया था मैं, सितंबर अक्टूबर में, और वो मुझे मिलते हैं, मैं पूछती हूँ क्या कर रहे हो, कौन सा एग्जाम निकाला? तो उनका यही होता है, मैम आपके पढ़ाने के बाद से 1 साल हो गया, अभी तक एसएससी का एग्जाम हुआ कहाँ है कि एग्जाम निकाले हम। यू आर राइट, you have fallen a victim to this SSC commission and all. नोट डाउन करो पहले। Yes, he went to school or he went towards the school. Out of these two sentences, now tell me which one is correct. ये दोनों में से कौन सा सही है? He went to school or he went towards the school? प्रीतम ने आंसर दिया है वन, सृष्टि ने आंसर दिया है बोथ। प्रीतम ने पहले वन बोला, उसके बाद बोथ बोला। अभिषेक ऑल्सो बोथ बोथ बोथ। He went to school is correct, Sonia. And why not he went towards the school? No doubt both the sentences are grammatically correct. Yes, तुषार संदीप करेक्ट है दोनों, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बट द मीनिंग कन्वर्ट, दोनों का मीनिंग अलग। ठीक है, तरुण ने बोला दोनों सही है मैम, यस दोनों सही है। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, और ही वेंट टुवर्ड्स द स्कूल मतलब वो स्कूल की ओर गया। स्कूल की ओर में ना क्लियर नहीं हो रहा है कि स्कूल ही गया, यहाँ तो कंफर्म है कि वो स्कूल गया, बट स्कूल की ओर गया, स्कूल की तरफ गया, हो सकता है कोई सिनेमा हॉल हो, मार्केट वगैरह गया, बट यहाँ तो एग्जैक्टली स्कूल गया। बट ग्रामेटिकली ऐसे तो दोनों सही, मीनिंग अलग निकल रहा है। ही टर्न्ड टू द मिरर या टुवर्ड्स द मिरर? ही टर्न, यस बोथ। यस सोनिया, बोथ का मीनिंग डिफरेंट है। Yes, Sonia, both ka meaning different hai.
ही टर्न टू द मिरर या टूवर्ड्स द मिरर? वो शीशे की ओर, शीशे की तरफ मुड़ा। टूवर्ड्स होगा। अ स्नेक वॉज कमिंग टू मी या टूवर्ड्स मी? स्नेक मेरी ओर, मेरी तरफ। टू मी नहीं होगा, टूवर्ड्स। जैसे आप राइट लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो तो टू ईस्ट नहीं होगा, टू लेफ्ट या टू वेस्ट नहीं होगा, टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स राइट। चलो अब ध्यान से समझोगे, जो मैं समझाने जा रही हूँ उसके बाद फिर हम करेंगे। ये अलोंग, ये जो हमारा अलोंग वर्ड है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए बता दे रही हूँ। जो अलोंग वर्ड है, ये प्रेपोजिशन के का भी काम कर सकता है और साथ में कंजंक्शन का भी। ठीक है, along is a word that can be used as a preposition and it can be used as a conjunction as well. ओके, ये दोनों का काम कर सकता है सेंटेंस में। आप ही को करना है वो। along प्रेपोजिशन का काम भी कर सकता है और कंजंक्शन का भी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा he was walking along the road। Okay, he was walking along the road and then I say Ram along with his brother was present। चलो मैंने दोनों जगह along लिखा, दोनों जगह along लिखा है। अब मुझे बता दो कहाँ का along प्रेपोजिशन है, कहाँ का along कंजंक्शन है। अगर प्रेपोजिशन है तो क्यों है, कंजंक्शन है तो क्यों है। आप लोग तो स्मार्ट स्टूडेंट्स इन माय बैच। पहला वाला में संदीप ने बोला प्रेपोजिशन और दूसरे वाले में सृष्टि इज ऑल्सो राइट। पहला में प्रेपोजिशन है। ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड का मतलब क्या है कि वो रोड के सीधे चल रहा था। ठीक है, इन द सेम लाइन पैरेलल चल रहा था। यस, ठीक है। इसके बाद हमारा रोड लगा हुआ है, रोड नाउन है तो ये तो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, रिलेशन बताना, और कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना। यहाँ जो अलोंग है ना, वो किसी को किसी से जोड़ नहीं रहा है, वो सिर्फ रिलेशन बता रहा है। रोड का रिलेशन वॉकिंग से बता रहा है। सेकेंड वाला में व्हाट इज दिस, सेकेंड वाला में यस राकेश यू आर राइट, कंजंक्शन। बिकॉज यहाँ राम और भाई, राम अपने भाई के साथ, राम और भाई को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, अलोंग विथ। तो यहाँ अलोंग क्या है, कंजंक्शन है। सिंस अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो हम अलोंग को यूज करेंगे सीधे के सेंस। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही किल्ड द डॉग विथ अ स्टिक। ठीक है, उसने छड़ी से डॉग को मार डाला। और राम, राम विथ हिज फ्रेंड वॉज प्रेजेंट। दोनों जगह मैंने विथ डाला। चलो आप मुझे बता सकते हो विथ का मतलब क्या है। वैसे विथ का मतलब दो दो मतलब निकलता है। एक विथ का मतलब के साथ, और एक विथ का मतलब होता है से। जहां से का सेंस है प्रेपोजिशन, जहां के साथ का सेंस है कंजंक्शन। अब मुझे बताओ।
ही किल्ड द डॉग विथ अ स्टिक। हाँ बताओ क्या आंसर। पहला वाला विथ क्या है फर्स्ट? यस सृष्टि, पहला वाला विथ इज प्रेपोजिशन। यहाँ उसने छड़ी से डॉग को मारा, से का सेंस निकले प्रेपोजिशन, और रिलेशन बता रहा है ना किसके किसके बीच, डॉग और स्टिक, दो नाउन के बीच। और राम विथ हिज ब्रदर, राम अपने भाई के साथ, तो ये कंजंक्शन है। तो मैं यहाँ जो विथ को यूज करूंगी किस सेंस में? से के सेंस में। अलोंग को यूज करूंगी किस सेंस में? सीधे के सेंस में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं, तो हम विथ और अलोंग को वी विल यूज इन सेंस ऑफ प्रेपोजिशन, नॉट एज अ कंजंक्शन। Second is conjunction. Yes, first is preposition. अभिषेक ने कंजेक्शन लिखा है, कंजंक्शन, JUNC। स्पेलिंग सब सही रखना है। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि आपने मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए मैं आपकी लाइव क्लास नहीं करूंगा, बाद में वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे। तो इस ठीक है, मैंने आपका नाम इंटेंशनली नहीं लिया, ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली कोई किया नहीं दिखा होगा, बट ऐसी धमकी टीचर को नहीं देनी है इस एज में आके कि अगर आप नाम नहीं लोगे तो मैं लाइव क्लास नहीं करूंगी। आप लाइव मेरी लाइव क्लास नहीं करोगे, आपको पता नहीं है मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए गुस्सा छोड़ के आ जाओ, लाइव सेशन में एडेड हो जाओ। आप आ जाओ, मैं दोबारा आपका नाम ले लूंगी। आप लोग ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हो और ऐसी हरकत कर रहे हो, नाम नहीं लिया, मैं लाइव सेशन नहीं करूं। विथ, हम विथ को यूज करेंगे इन सेंस ऑफ से, इन सेंस ऑफ प्रेपोजिशन। अलोंग को भी यूज करेंगे एज अ सेंस ऑफ प्रेपोजिशन। और एक वर्ड है दैट इज अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर। विथ लिख लो, इट डिनोट्स जिस चीज से, यहां विथ का मतलब से है, जिस चीज से काम हुआ ना, जिस औजार जिस इंस्ट्रूमेंट से काम हुआ, उसके लिए हम विथ का यूज करते हैं। इट डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डूअर, बाय डूअर। डूअर किसे बोलते हैं? गैस अभिषेक ने किया है, स्माइली भेजा है। कहीं आप ही तो वो नहीं हो, बट आप तो लाइव सेशन में हो। विथ इट डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डूअर। डूअर, डूअर किसे बोलते हैं? डूअर मतलब कर्ता। कर्ता ने काम करने के लिए जिस औजार जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया, उसके लिए साथ विथ होगा। ठीक है, यस अभिषेक, सब्जेक्ट को बोलते हैं। जनरली हम डूअर के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? बाय। और डूअर ने काम करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है, उसके साथ क्या लगाते हैं? दैट इज विथ। यहीं पे एग्जाम्पल दे दे रही हूं आपको।
आ गया ना? चलो। दिख रहे वीडियो भाग गई। वीडियो आ गई, स्क्रीन गायब नहीं हुआ, आ गया। चलो लिख लिया है सबका, स्क्रीन आई थिंक आ गया होगा। चलो लेट स्टार्ट। ही वो स्किल हु इज अ हाईवे मैन। हाईवे मैन किसे बोलते हैं? जैसे अविनाश विथ बाय विथ। हाईवे मैन किसे बोलते हैं? हाईवे मैन वो लोग होते हैं ना, वो चोर लुटेरे जो लोगों को हाईवे पे लूटते हैं सुनसान जगहों पे। ठीक है। इस सेंटर डैगर, डैगर किसे बोलते हैं? डैगर इज खंजर। ठीक है, खंजर मतलब चाकू का भी स्टैंडर्ड वर्जन, चाकू से भी बड़ा। चाकू से सब्जी काटते हैं, खंजर से मर्डर करते हैं। ही वॉज किल डैश अ डैगर। पहले मुझे बताओ यहाँ काम किसने किया? किल करने का काम, ही को मारने का काम हाईवे मैन ने किया। तो हाईवे मैन क्या है? डूअर है। और डूअर के साथ हम क्या लगाते हैं? हाईवे मैन, सॉरी, डूअर के साथ बाय लगाते हैं। डूअर ने, हाईवे मैन ने किल करने का, किसका किल करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया? डैगर। और डैगर के साथ क्या लगाओ? विथ। तो ही वॉज किल्ड विथ अ डैगर बाय अ हाईवे मैन। नेक्स्ट वाला आ जाओ। उसने बॉक्स को स्क्रू ड्राइवर से खोला। स्क्रू ड्राइवर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके साथ भी विथ। चलो अब नेक्स्ट में अलोंग। अलोंग का मतलब होता है इन द सेम लाइन, एक ही कतार में। अलोंग, अलोंग का मतलब है इन द सेम लाइन। ओके, सीधे। ठीक है। और अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरे साइड।
ठीक है, ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड या अलोंग द रोड? वो रोड के सीधे चल रहा था। ठीक है, रोड है। मुझे थोड़ा सा चाहिए और खत्म कर। F5। अच्छा। F। हाँ। हम्म। अच्छा, लेफ्ट क्लिक कर देना है। चलो अब थोड़ा सा है, उसको खत्म कर लेते हैं। ही वॉज वॉकिंग, वॉक कर रहा है तो क्या है, वो सीधे वॉक कर रहा है, तो एक ही लाइन में वॉक कर रहा है, दैट इज अलोंग। ठीक है, बट यहाँ पे वो वॉक नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे खड़ा है। इसके साथ ऑन। टेक्निकल फॉल्ट इन वीडियो इंटरप्टिंग द क्लासेस। देर आर टॉल ट्रीज अलोंग द रिवर या अक्रॉस द रिवर? बताओ, अलोंग होगा या अक्रॉस होगा? यहाँ तो वो रोड पे सीधा चल रहा है, एक ही लाइन पे चल रहा है, अलोंग होगा, बट यहाँ वो चल नहीं रहा है, यहाँ वो एक ही जगह पे खड़ा है, ऑन द रोड। आशीष, आपने वीडियो का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे लिख देते, गलत है, वीडियो VIDEO। ये थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ जा रहा है। देर आर टॉल ट्रीज अलोंग द रिवर या अक्रॉस। सपोज नदी है, ठीक है, कोई नदी है, अक्रॉस का मतलब क्या है कि नदी के यहाँ पे पेड़ है। अक्रॉस तो पेड़ नहीं हो सकता है ना, ये तो नदी के किनारे किनारे पेड़ हो, क्या हो जाएगा, दैट इज अलोंग द रिवर। नदी के किनारे पेड़ है। अच्छा, अक्रॉस बोला है अविनाश, कहाँ से अक्रॉस पेड़ हो? नदी के बीच में कहाँ, एक साइड से दूसरे साइड पेड़ कहाँ होता है? नदी के साइड में होता है। कहाँ से आपको बीच बीच में पेड़ मिल जाएगा, ट्रीज? वो तो नदी के साइड में होता है, बैंक, नदी के किनारा। अब बताओ दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है? ही वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड या ही वॉक्ड अलोंग द फील्ड? विच वन इज करेक्ट? जो फील्ड है, ठीक है, उसके अक्रॉस, ये वाला बताना, फील्ड के अक्रॉस वॉक कर रहा है या अलोंग, या रोड का रोड के अक्रॉस वॉक करते हुए या अलोंग? हाँ, ब्रिज तो हो सकता है, ब्रिज एक साइड से दूसरा साइड हो सकता है, बट पेड़ नहीं हो सकता है ना। यस, दोनों सही है, यहाँ पे दोनों सही है। जैसे कोई रोड भी है, अगर कोई फील्ड है, कोई मैदान है, तो मैं, कोई फील्ड है या रोड है, अगर रोड के सीधे वॉक कर रहे हो तो अलोंग बोलोगे, रोड के एक साइड से दूसरे साइड वॉक कर रहे हो तो अक्रॉस बोलो। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। अब आ जाओ एक और डिफरेंस कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस एंड थ्रू? ठीक है, अक्रॉस एंड थ्रू ध्यान से सुन लोगे। अक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरा साइड, और थ्रू का मतलब होता है ना आर पार। आर पार मतलब थ्रू में मीडियम चेंज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूं, वहां कोई शीशे का डोर है, शीशे का दरवाजा है, और मैं इस साइड खड़ी हूं और मुझे उस साइड की चीजें भी दिख रही है, तो मैं क्या बोलूंगी? आई कैन सी अक्रॉस द विंडो, या आई कैन सी थ्रू द डोर, या अक्रॉस द डोर। मैं इस मीडियम में हूं और मुझे डोर के उस मीडियम की चीजें, उस साइड की चीजें भी दिख रही है, क्या बोलोगे? थ्रू द डोर या अक्रॉस द डोर? बताओ। क्या होगा? अक्रॉस, अक्रॉस होगा या थ्रू होगा? जैसे कोई शीशे की खिड़की हो और आपको इस पार हो और आपको उस पार की चीजें भी दिख रही है, क्या होगा? थ्रू होगा या क्रॉस? थ्रू होगा। ठीक है, थ्रू का मतलब है आर पार। जैसे ट्रेन है, ट्रेन, द ट्रेन पास्ट अक्रॉस द टनल या थ्रू द टनल? टनल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज टनल? टनल का मतलब होता है सुरंग। ठीक है, तो ट्रेन जो है वो सुरंग के अंदर से गुजर के तब बाहर निकल रही। बताओ क्या होगा, अक्रॉस या थ्रू? इसमें भी थ्रू हो। ठीक है, ट्रेन ने टनल से पास करके फिर बाहर निकला, मीडियम चेंज हुआ। द टाइगर पास थ्रू द फॉरेस्ट,
टाइगर फॉरेस्ट से पास करके बाहर निकला, मीडियम चेंज हुआ। ओके, तो चलो आज यहीं खत्म करते हैं। विल मीट टुडे एंड गुड नाइट टू ऑल। ओके, चलो लेट्स मीट टुमारो अगेन। देखती हूँ कल हम वर्ड पावर फिर से शुरू करेंगे एंड होपफुली ऑन फ्राइडे विल डू वन मोर क्लोज टेस्ट।